जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है आपका। कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ, जिसमें एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, फॉरेस्ट रिपोर्ट और भी जितनी सारी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होती हैं सब कवर होते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर 11 नंबर से शुरू होगा। इससे पहले का वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको भी देखिए। चलिए, कह रहा भारत में रागी की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर द क्रॉप ऑफ फिंगर मिलेट इन इंडिया। ठीक। भारत में रैपसीड या सरसों की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में। राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर द क्रॉप ऑफ रैपसीड मस्टर्ड इन इंडिया। तीसरी स्टेटमेंट, भारत में जो चावल की फसल है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर द क्रॉप ऑफ राइस इन इंडिया। चौथा, भारत में सोयाबीन की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर द क्रॉप ऑफ सोयाबीन इन इंडिया। चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों देखिए, पहली स्टेटमेंट भारत में रागी की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। रैपसीड सरसों में राजस्थान सबसे आगे, ये भी बिल्कुल सही है। चावल में देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा चावल में। और यहाँ पे एक चीज़ की अंतर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो है चावल में, और सबसे ज़्यादा चावल अगर पूछ ले कौन प्रोड्यूस करता है तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, दोनों में अंतर है। एरिया जो है यानी क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, पर प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है। और सोयाबीन की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में नहीं, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में। यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिनरल डाटा है 2023, ठीक है, खनिज डाटा 2023 के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कॉपर ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉपर अयस्क उत्पादक देश है। ठीक, 7वां सबसे बड़ा कॉपर अयस्क उत्पादक, नंबर 1। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा साधारण नमक उत्पादक देश है। इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है आपको। तो देखिए, भारत 7वां सबसे बड़ा कॉपर अयस्क उत्पादक है, ये भी बिल्कुल सही है। और कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग में इंडिया 3rd नंबर पे है, ये भी बिल्कुल सही है। और 2nd लार्जेस्ट है सीमेंट प्रोड्यूशन में, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कानपुर उत्तर प्रदेश। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैदराबाद तेलंगाना। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा दोस्तों? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका, अगर हम देखें तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, तो बाकी कहाँ है वो देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? तो ये यहीं कानपुर में है दोस्तों, कानपुर में है, ये उत्तर प्रदेश में। वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है, MP में। कहाँ है? भोपाल MP में। ठीक है, भोपाल MP, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नंबर 1। ठीक। दूसरा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अमेरिका स्थित नागरिक समाज समूह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, अ US बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप। तीसरा, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट या वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर। तो विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर जारी करती है।
तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, ये आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जो कि यूएस की सोसाइटी है एक। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर कंपनी निकालती है, जो कि स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी की है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 15 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से गलत को चुनना है अपने को, कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। G7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फॉर्म्ड इन 1975, नंबर 1, ठीक है। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था, ठीक है। दूसरा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 1975 में 6 का समूह बनाया था। मतलब पहले G6 था, बाद में इनका कहना है 6 G7 हुआ है, ठीक। तीसरी स्टेटमेंट, 1976 में यूक्रेन को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और सभी G7 देशों की पहली बैठक 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्यूर्टो रिको में आयोजित की गई थी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, G7 की मीटिंग भी हुई है इस बार, मोदी जी गया भी थे, मेलोनी जी के साथ बहुत न्यूज़ में रहा है, पूछ सकता है ये सब। और 1997 में रूस के समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 G8 का नाम रहता है। अब इनमें से गलत क्या है ये बताना है, फिर से एक बार पढ़िए और सोचिए। तो दोस्तों देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले G7 कंट्री को याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। G7 कंट्री को आप ऐसे लिखो, जूस, ठीक है, और GF लिख लो, जूस GF, जूसी GF, जूस GF लिखो। तो J से जापान हो गया, U से आपका US हो गया, I से इटली हो गया, C से कनाडा हो गया, E से इंग्लैंड हो गया, G से जर्मनी हो गया, F से फ्रांस हो गया, ठीक है। तो जापान, US, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और आपका क्या हो गया? फ्रांस, ठीक है, जूस GF ये हो गया। और ये 1975 में बना था, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और 1976 में यूक्रेन को नहीं, कनाडा को बुलाया था, तभी तो जाके ये 7 मेंबर हो गए थे, पहले 6 थे 1975 में। और फिर कनाडा को मीटिंग में बुला के G7 कर दिया। रूस ने इसको ज्वाइन करा था, पर रूस ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया था, उसकी वजह से इसको हटा दिया गया। अब G7 है वापस, ठीक है, ये भी याद रखना। 1997 में रूस शामिल होने के बाद कई वर्ष तक रहा था, पर उसने 2014 में क्रीमिया पे अटैक करा, जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो ये 2024 का एकदम लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर्स के साथ हम देते हैं दोस्तों, ये एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ। अगर आप ये सब चाहते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 MCQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड मिसलेनियस के नोट्स, जिसको पढ़ के आप आराम से 15 से 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, चाहे UP PCS हो, RO या RO, तो आप हमसे ले सकते हैं। नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट तैयारी जो है, देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप ग्रुप ज्वाइन करके करेंगे, बहुत ही कम में आपको कराया जा रहा है RO या RO की तैयारी। उसमें पूरा मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, डाउट्स, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। कैसे निबंध लिखना है, कैसे हिंदी को सॉल्व करना है, हिंदी का डेली आपको 50 GS के क्वेश्चन, 60 हिंदी के क्वेश्चन, सब कुछ। कहने का मतलब है अगर आपने इतना कर लिया तो आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। चलिए खैर 16 नंबर पे आते हैं। कह रहा है इनमें से सही विकल्प कौन सा? भारत की रैंक 161वीं है, पाकिस्तान की रैंक 152वीं है, श्रीलंका की 159 और प्रथम रैंक डेनमार्क, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो देखिए, इनमें से पाकिस्तान की जो रैंक है वो 152 है, ये सही है। अब आपको देखिए कैसे पता चलेगा, इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें जो है 1 2 3 पढ़ लो कि 1 2 3 कौन है, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है और भारत के पड़ोसियों की रैंकिंग क्या है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग दोस्तों 159 है, 169 नहीं है, 159 है, ठीक है, जो कि 2023 में थी 161। अब भारत की रैंकिंग ठीक हुई है। पाकिस्तान की 152वीं है, श्रीलंका की 159वीं है, नहीं श्रीलंका की 159वीं नहीं, श्रीलंका की 150वीं है। प्रथम रैंक डेनमार्क नहीं, नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का। तो याद रहेगा, प्रथम रैंक नॉर्वे का है, श्रीलंका की 150 है, पाकिस्तान की 152 है और भारत की 159 है, ठीक है। 17 पे आते हैं, बाघ स्थिति रिपोर्ट। अब ये टाइगर सेंसस जो होता है उसके बारे में सवाल है कि कौन सा ऑप्शन गलत है टाइगर सेंसस 2022 का, ठीक है। इसके बाद अब ये रिपोर्ट नहीं आई है, तो आपको यही वाली याद रखनी पड़ेगी। कौन सा गलत है ये बताना आपको, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघों की जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे, ठीक है। 2023 को करे, 2022 के आंकड़े जारी। पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई है। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित
मेगा इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड रिलीज टाइगर सेंसस ऑन 9 अप्रैल 2023. In the last 4 years, an increase 6.7% has been recorded in the number of tigers. Or the International Big Cat Alliance was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi at a mega international event organized in Mysore, Karnataka to commemorate the 50 years of Project Tiger. तो बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता हो 9 अप्रैल 1973 को आया था, ठीक है। उसी के 50 साल भी मनाए हैं मोदी जी ने, ये भी सही है। 6.7% की वृद्धि हुई है और 2022 के आंकड़े 2023 को जारी भी करें, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष मनाया गया? द इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म वॉज ऑब्जर्व बाय UN इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1996, 2002, 2001 या 2003, ठीक है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म डे मनाया गया, ये बताना आपको, बताइए। तो दोस्तों देखिए, 2002 को संयुक्त राष्ट्र ने मनाया क्या? इको टूरिज्म वर्ष। क्या मनाया? इको टूरिज्म ईयर 2002 को मनाया, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1996 को क्या मनाया था? 1996 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी या गरीबी उन्मूलन वर्ष मनाया था। क्या मनाया था? गरीबी उन्मूलन वर्ष, ठीक है। 2001 की अगर बात करेगा, 2001 में तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, पर 2003 में पूछ लिया अगर, 2003 में अंतर्राष्ट्रीय मीठे पानी का वर्ष मनाया था, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, है ना, मीठे पानी का वर्ष। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया, ये आप कमेंट में बताइए दोस्तों। आप लोगों के लिए सवाल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मोदी जी काफ़ी इसके लिए फेमस भी हुए, हम एक गाना भी आया था, बताइएगा। चलिए, अब ये पशु जनगणना के हैं, बुनियादी पशु जनगणना या एनिमल हस्बेंड्री डाटा के पर बेस सवाल है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। 459 ग्राम प्रतिदिन है। गलत बताना है कौन सा है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, ये याद रखना। तो कह रहा है भारत में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है 459 पर ग्राम है, ठीक। दूसरा, कुल अंडा उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। इंडिया रैंक 3rd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एग प्रोडक्शन। और कुल मांस उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। इंडिया रैंक 8th इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल मीट प्रोडक्शन, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये आप बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसमें से कोई गलत नहीं होगा, तीनों बिल्कुल सही हैं। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की है, मतलब एक आदमी को पर डे कितना दूध मिलता है? 450 ग्राम मिलता है। और इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आता है अंडे के प्रोडक्शन में, ये भी बिल्कुल सही है। और 8वें नंबर पे आता है भारत टोटल मीट प्रोडक्शन में। कितने नंबर पे? 8वें नंबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही है। और आपको ये याद भी रखना है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है, अंडे में तीसरे नंबर पे है और 8वें नंबर पे है मीट प्रोडक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, अगर आप देखिए ये सब चीज़ें अगर आप गूगल करेंगे तो हमेशा हर सोर्स आपको अलग दिखाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जो हम आपको डाटा देते हैं वो मिनिस्ट्री का डाटा होता है, जो गवर्नमेंट, क्योंकि गूगल जो होता है वो कई साइट से आपको दिखा देगा, जो फर्स्ट सर्च होगा वो दिखाएगा। हम क्या करते हैं, पूरा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उसका ये बनाते हैं। तो आप इस पर रिलाई होकर जो बताया जा रहा है सिर्फ उसको करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप गूगल करने की कोशिश करेंगे तो कई जगह पुराना डाटा दिखा देगा, या कई जगह आपको जो नए सोर्सेज चल रहे हैं वो दिखाएगा। तो आप इस पर रिलाई होकर आराम से करिए, सब सही है आपको, ठीक है। क्योंकि FCS सिर्फ और ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की चीज़ें उसी को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 घोषित की थी। दूसरा, 21 जुलाई 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्वनी कुमार चौबे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक। तीसरी स्टेटमेंट, हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं। On 9 April 2022, during the celebration of 50 years of Project Tiger in Mysore, PM मोदी जी had declared the minimum tiger population कितना 3167, याद रखिएगा इसको। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी। और अ डिटेल रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्वनी कुमार चौबे ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल टाइगर ऑब्जर्व एट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑन 21 जुलाई 2023। तो ये दोस्तों बस एक गलत है, 21 नहीं, यहाँ 29 जुलाई होना चाहिए था, ठीक है, 29 जुलाई होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और बाकी इंटरनेशनल टाइगर डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।
तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 और 3 वाली, 1 और 3, ठीक है। तो अच्छे से दोस्तों इसके लिए ये था आज का लेक्चर। बाकी अगर आप इसके डिटेल में और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके ले सकते हैं। बाकी इसको डेली सीरीज़ को फॉलो करिए, डेली में डिटेल एनालिसिस में आपको कराऊंगा, सारे ही आपकी इंडेक्स रिपोर्ट्स कवर हो जाएंगे दोस्तों। पूरी प्लेलिस्ट बना दी, अच्छे से इसको फॉलो करिए। प्लस इसके मैंने PYQ मिसलेनियस के कराए, उसको देखिए, आराम से आपका मिसलेनियस टॉपिक इतने से कवर हो जाएगा। क्या क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, PYQ देख लीजिए मिसलेनियस के, ये जो सीरीज़ चला रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, ये देख लीजिए। पापा वीडियो एक पड़ा हुआ है पूरा स्टडी फॉर सेल सर्विसेज पे मिसलेनियस का, वो देख लीजिए। बाकी हमारे अगर मिसलेनियस के आप नोट्स चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले लीजिए।